पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनची और बाकी सारे के लोग डीमन सेलिंग सेरेमनी में गए हुए थे। यहाँ पर सेरेमनी के अंदर ये किया जाता है कि एक डीमन है जिसको ट्रैप करके रखा गया है, तो वहाँ पर उसको एक बार फिर से सील किया जा रहा है, क्योंकि हर 20 साल के आसपास उसकी जो फॉर्मेशन होती है जिसके जरिए जीवन को सील किया गया है वो कमजोर होने लगता है। तो उसी को वापस से ठीक करने के लिए वहाँ पर मास्टर पहुँचे हुए थे। सारे के सारे लोग यही देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह किसी भी हालत में बाहर निकलना चाह रहा था, तो जैसे ही उसको हल्का सा मौका मिलता है वो बाहर तो नहीं निकल पाता, लेकिन बाहर जितने भी लोग थे अपने अंदर घसीटने की कोशिश करता है ताकि वो उनको भी ट्रैप कर सके। और इस चक्कर में युनची फंस जाता है। वो चला जाता है सीधा उसी डीमन के पास, जिसे देखकर सभी परेशान हो जाते हैं कि अब युनची के साथ क्या होगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिटिल फेरी को देखते हैं। वो भागी भागी उसी टावर के पास आते हैं जिसमें उस डीमन को रखा गया है। उनको खबर मिली थी कि युनची अब मारा गया है। इस वजह से वो लिटिल फेरी वहाँ पर उसको देखने के लिए आई हुई थी कि क्या सच में युनची मर गया है या फिर नहीं। तो जैसे ही वो यहाँ पर आती हैं, उसको वहाँ पर युनची का खून नजर आता है जो कि टावर के गेट के पास पड़ा हुआ था। वो ये देखकर एकदम से परेशान हो जाती है कि नहीं, ये रियल नहीं हो सकता। युनची तुम मर नहीं सकते, तुम्हें क्या हो गया। पर जैसे ही वो यहाँ पर उदास थी तभी हम देख पाते हैं कि टावर का गेट खुलता है और अंदर से जो युनची था वो बाहर निकल कर आता है। उसे देखकर लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम वापस जरूर लौट कर आओगे। तो युनची भी कहता है कि हाँ, मुझे भी यकीन था कि तुम मुझे ढूंढते हुए आओगी। अब तो तुम मुझे छोड़कर जाने नहीं वाली, क्यों ना अपना सारा गुस्सा खत्म कर दो और आओ मेरे पास। तो ये सुनकर लिटिल फेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो युनची की तरफ बढ़ने लग गई थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लिटिल फेरी सिर्फ हेलुसिनेट कर रही है, जो कि युनची यहाँ पर असल मौजूद है ही नहीं। तो जैसे ही लिटिल फेरी जा रही थी युनची की तरफ, तभी वहाँ से अंदर से उस डीमन का हाथ बाहर निकलता है और युनची को एक बार फिर से घसीट कर अंदर ले जाने की कोशिश करता है। लिटिल फेरी उसको बचाने जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो उसको बचा नहीं पाती और तब तक कि डीमन ने घसीट लिया था युनची को और वो वहाँ पर उसको ट्रैप कर लेता है। ये देखकर लिटिल फेरी एकदम से परेशान हो जाती है कि नहीं युनची, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकते, तुम सच में मर चुके हो। तो उसको भी समझ में आ चुका था कि उसने जो अभी देखा वो सिर्फ हेलुसिनेशन था और रियलिटी में युनची यहाँ पर नहीं आया था। जितने भी लिटिल फेरी के साथी वगैरह थे वो उसको संभालने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को संभालो, लेकिन लिटिल फेरी की नहीं युनची, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम ऐसे नहीं जा सकते, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि वो अपनी फुल आइस पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से वो पूरा इलाका एकदम बर्बाद होने लग गया था। वो लिटिल फेरी पागल हो चुकी थी युनची के जाने से। वो हर चीज को तोड़ने फोड़ने लगती है कि नहीं, मैं पूरा का पूरा टावर ही तोड़ दूंगी, लेकिन किसी भी हालत में मुझे युनची को बाहर निकालना है। वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर अकेले कैसे चले गए, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, तो तुम इस मामूली से डीमन के हाथों से कैसे मर सकते हो। नहीं, तुम्हें वापस लौट कर आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। लेकिन अफसोस की अंदर से कोई आवाज भी बाहर निकल कर नहीं आती। अगर युनची जिंदा होता तो आवाज भी लगाता, लेकिन आवाज भी नहीं आ रही थी उसके अंदर से। लिटिल फेरी जितना अटैक करती उतनी ही ज्यादा वो रोती थी कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस से मेरे पास जरूर आओगे, तो तुम मुझे छोड़कर चले गए। उसके जितने भी साथी वगैरह थे वो यहाँ पर लिटिल फेरी को ऐसा देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनको पता चल चुका था कि लिटिल फेरी के दिल के अंदर युनची के लिए कितनी ज्यादा जगह है, और जब उसने देखा कि युनची अब नहीं बचा है तो अपनी सारी की सारी फीलिंग वो दबा ही नहीं पाई। जो भी कहना था वो सबके सामने कह रही है कि तुम मुझे छोड़कर चले। लिटिल फेरी कहती है कि बस एक बार बाहर निकल कर आ जाओ, इसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, और तुम मुझे कभी जाने के लिए नहीं कहोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊंगी, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, बस एक बार वापस लौट कर आ जाओ। वो अपनी फीनिक्स स्पिरिट को यूज कर लेती है, हर एक टेक्निक को समन करती है, सब कुछ को यूज कर जाती है, बस इसलिए कि वो इस टावर को तोड़ सके और अंदर चली जाए युनची को बाहर लाने के लिए। लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन जो कुछ भी वो ट्राई करती सब कुछ यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा था। कुछ भी यहाँ पर असर ही नहीं कर रहा था। युनची वहाँ से बाहर निकल कर नहीं आता। इतनी ज्यादा पावर वेस्ट करने की वजह से, इतना ज्यादा खुद को परेशान करने की वजह से लिटिल फेरी की हालत खराब होने लग गई थी। उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो पर वे टावर कभी भी नहीं टूट सकता, ये बहुत ज्यादा मजबूत टावर है, इस सबसे बस तुम्हें तकलीफ होगी और टावर को कुछ नहीं होगा, तो ये चीज छोड़ दो, जो हो गया अब तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि युनची अब वापस लौट कर नहीं आ सकता। फेरी को अभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और वो यहाँ पर सदमे की वजह से ही बेहोश हो जाती है। उसका खून भी उल्टियों के जरिए बाहर आने लग गया था, क्योंकि वो उस सदमे को काफी ज्यादा गहरा ही ले चुकी थी।
जितना ही वो गुस्सा दिखाती थी युंची के ऊपर, आज पता चला कि वो उसको कितना ज्यादा पसंद करती थी। उसका गुस्सा दिखाना और उससे नाराज होना सब कुछ बाहर के मन से था, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी पड़ी तो अपनी फीलिंग्स को दबा ही नहीं पाई। सभी लोग जल्दी जल्दी लिटिल फेरी को डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं ताकि उसका इलाज किया जा सके, क्योंकि अब वो बेहोश हो चुकी थी। इसके बीच में उसको होश ही नहीं था। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और सारे के सारे लोग इस टावर से जाने लग गए थे, क्योंकि इन सभी को समझ में आ चुका था कि युंची मर चुका है, वो लौटकर नहीं आएगा। तो युंची का यहाँ पर इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन युआन बाओ वहीं पर खड़ा होता है, क्योंकि ज़ूरोलान भी बेहोश हो गई थी, तो उसको भी डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था। वो युआन बा कहने लग जाता है कि मेरी ही गलती की वजह से बॉस आपकी ये हालत हुई है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। जैसा आपने उम्मीद लगाई थी मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बन के दिखाऊंगा। तो अब हमें यहाँ पर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बूढ़ी आंटी थी जिसको यहाँ पर सभी लोग ग्रैंड माँ चिमू कहकर बुलाते हैं। तो वही इलाज कर रही थी लिटिल फेरी का। वो सभी को आकर बताती है कि लिटिल फेरी की सिचुएशन अभी डेंजरस से बाहर है, वो कुछ टाइम के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इसलिए उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जितना उसने अपने ऊपर प्रेशर डाला है, जितना उसने अपने आइस एलिमेंट की पावर को, सारी की सारी पावर को निचोड़ दिया उस टावर के गेट को तोड़ने के लिए, तो इस वजह से उसको अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो इस वजह से जो लिटिल फेरी का बेबी है, जो उसको बच्चा होने वाला था, हम उसको नहीं बचा पाएंगे। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट है। ये तो इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि लिटिल फेरी ने कभी भी किसी इंसान को अपने करीब नहीं आने दिया। आपको गलतफहमी होगी, आपने जो जांच की है उसको एक बार फिर से करिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन हमको पता है कि ये सब पिछले सीजन में हो गया था। तो ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे पागल समझा है क्या? मैं 190 साल से इलाज कर रही हूँ, मैंने सभी लोगों को चेक किया है और मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो जो मैंने कह दिया वो कह दिया, वो बात 100% सच है। लेकिन ये बात सच है कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। ग्रैंड माँ तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाकी लोग अभी तक एकदम टेंशन में थे कि ये क्या खबर ग्रैंड माँ सुनाकर गई हैं कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट है। ये तो हमें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ये कब कहाँ और कैसे हो गया? क्योंकि जब कोई मर्द और इंसान लिटिल फेरी के पास आया ही नहीं, तो जैसे ही लिटिल फेरी को होश आता है, उसके दोस्त वगैरह उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें होश आ गया, ये तो अच्छी बात है। तो वो सब कहते हैं कि तुम जानती हो कि वो ग्रैंड माँ क्या करके गई हैं? तो लिटिल फेरी कहती है कि हाँ, कि जो उन्होंने कहा वो सच है। तो वहाँ पर जो मास्टर था वो लिटिल फेरी से कहने लग जाता है कि किसका बच्चा है ये, आखिर तुम्हारे पास किसका बच्चा आ सकता है? लेकिन लिटिल फेरी कहती है कि देखो ये जो घर है यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ आ सकती हैं, तो तुम मेहरबानी करके यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो मास्टर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचने लग गया था कि मुझे पता है कि ये बच्चा किसका हो सकता है, ये बच्चा जरूरी उस युंची का होगा। लिटिल फेरी को गुस्सा आ चुका था कि मैंने तेरे को कहा कि यहाँ से चला जा, तो जाता क्यों नहीं है? ये ठरकी मास्टर काफी टाइम से लिटिल फेरी के ऊपर नजर बना के रखा था, इस वजह से लिटिल फेरी को गुस्सा आ गया उसे देखकर। तो वो वहाँ से उस मास्टर को भगा रही थी। तो इस चीज को देखकर वो जो मास्टर होता है, उसकी जो वाइफ होती है, वो बाहर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि यहाँ पर मैं उसकी वाइफ खड़ी हूँ और ये वहाँ पर दूसरी लड़की के बारे में सोचकर इस तरह से गुस्सा कर रहा है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। जिस तरह से इसने मुझको धोखा दिया है, इस धोखे का फल इसको जरूर मिलेगा। तो इसके बाद जो मास्टर की वाइफ थी वो अपने बेटे के पास आ जाती है। उसका बेटा काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। अब वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, जो भी मैंने आपसे हमेशा मांगा है वो आपने मुझे हर एक चीज लाकर दी है, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक चीज जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि मुझे एक लड़की से प्यार था, मैंने उसको बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वापस से उस लड़की के करीब जा पाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लग जाती है कि जहाँ तक कि मुझको लगता है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो, बल्कि वो कोई और नहीं क्यों ही होगी। सच कह रही हूँ ना मैं, अगर वो क्यों ही है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं क्लाउड इमोर्टल पैलेस के अंदर जाऊंगी और वहाँ जाने के बाद उसका खुद ही हाथ मांगूंगी तुम्हारे लिए। तो सुनकर उसका बेटा कहने लग जाता है कि माँ, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देर बहुत ज्यादा पहले हो चुकी है। तो इसके बाद हम क्यों को देखते हैं, वो उसी डीमन टावर के पास, उसी गेट के पास आती हैं और यहाँ पर आने के बाद उसको सब कुछ पता चल गया था कि यहाँ पर क्या हुआ, जिस वजह से युंची की जान गई। उसको युंची के खून के कुछ बूंद भी दिखते हैं। तो उस खून के जरिए युंची के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगती है कि किस तरह ने युंची उसका ख्याल रखा, कितनी सारी चीजें की। उसको याद आने लग जाता है कि जब युंची ने उससे कहा था कि हम दोनों की शादी तो हो चुकी है, लेकिन वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास है, जब तुम चाहो तो इसको फाड़ देना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे ना पसंद करती हो तो इसे फाड़ देना, अगर तुम पसंद करती हो या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी जगह है तो उसे संभाल कर रखना। तो आज तक की न्यूई ने उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को आज तक कभी भी नहीं फाड़ा था। तो उसको ये भी याद आने लग जाता है कि युंची ने कहा था कि अगर इस लाइफ में हमारी जिंदगी अगर इतनी ज्यादा
खुशी वाली नहीं रही तो क्या अगली लाइफ में तुम फिर से मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी? और उस टाइम कोई भी ऐसे हालात नहीं होंगे जो कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग करें। हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तो इस चीज को याद करते हुए किन्युई कहने लग जाती है कि इस लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो मुझे यहाँ पर अब करना होगा, वो कि शायद कि मैं खुद की जान ले लूं और फिर अगली लाइफ में हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। यही एक रास्ता है हम दोनों का फिर से एक साथ मिलने का, क्योंकि जब मुझे मौका मिला तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई और जब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर किन्युई गलत कदम उठाती है तो यहाँ पर जो उस मास्टर की वाइफ का बेटा है यहाँ पर आकर पहुँच जाता है और वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि आप भी यहाँ पर उस युंची को आखिरी बार देखने के लिए आई हैं। तो किन्युई कहने लग जाती है कि युंची को नहीं बल्कि मैं उस इंसान को देखने के लिए आई हूँ जो जिंदगी में मेरे सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। वो यहाँ पर अपना थोड़ा सा बाल का टुकड़ा काट लेती है और उसको हवा में उड़ा देती है, जो अजीब सी रोशनी में बदलकर वहाँ से गायब हो जाता है। जो किन्युई थी वो कहने लग जाती है कि देख लिया युंची, वो टाइम जल्दी आएगा जब हम दोनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं एक बार तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। इस बार मैं नहीं बन पाई थी जब तुम मेरे साथ थे, पर इस बार नहीं, मैं इस बार तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसने तो अभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। तो यही चीज सुनकर जो बंदा वहाँ पर खड़ा था तो बंदा समझ जाता है कि मैं तो किन्युई से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी तो पहले से ही उस युंची के साथ हो चुकी है, तो अब हमारा कनेक्शन कैसे हो सकता है। और इसी वजह से वो इतना ज्यादा उदास था और वो जाकर वो सारा किस्सा अपनी माँ को जाकर बता रहा था कि माँ, उसने अपने बाल को काटकर ये चीज साबित कर दी है कि उसके दिल में सिर्फ युंची है और उसके अलावा कोई भी इंसान उसके दिल में नहीं आ सकता। तो आप भूल जाइए कि मैं उससे कभी भी शादी कर पाऊंगा, उसका हाथ मांगकर कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज को सुनकर जो मास्टर की वाइफ थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उस आइस इमोर्टल पैलेस वाले ने पहले तो मेरे हस्बैंड को मुझसे छीना, अब वो लिटिल फेरी छीन रही है और अब यहाँ तक कि उसने मेरे बेटे को भी तकलीफ दे दी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सीधा जाकर आइस इमोर्टल पैलेस को ही तबाह कर दूं, सब कुछ को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूं। तो अब हम यहाँ पर आइस इमोर्टल पैलेस का सीन देखते हैं, जो वहाँ पर उसकी मास्टर थी वो लिटिल फेरी को अपने पास बुलाती है और सभी को वहाँ से भगा देती है कि सभी यहाँ से जाओ, मुझे सिर्फ लिटिल फेरी से बात करनी है। तो लिटिल फेरी कहती है कि मास्टर, आपको क्या मुझसे पूछना है जो आपने अर्जेंटली मुझे बुलाया है यहाँ पर। तो मास्टर कहने लग जाती है कि तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आती मुझे मास्टर कहते हुए? तुमने जो काम किया है तुम इस मुँह से कहकर मुझे मास्टर कैसे बुला सकती हो? हमारा आइस इमोर्टल पैलेस कितना ज्यादा रिपुटेटेड है, हमारी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन तुमने हमारे पूरे आइस इमोर्टल पैलेस की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने कितनी घटिया हरकत की है, तुम जानती भी हो इसके बारे में। मैंने तो तुम्हारे बारे में जिंदगी भर में ऐसा सोचा नहीं था कि तुम इस कसम को तोड़ोगी कि हमारे आइस इमोर्टल पैलेस का एक ही रूल है कि कोई भी लड़की बिना शादी के किसी भी लड़के के साथ कभी भी नहीं रह सकती। तुमने तो सारी हद ही पार कर दी, तुमको सार मानी चाहिए। तुमने तो हमारी इतनी सारी रिपुटेशन इज्जत को खराब कर दिया। तुम ऐसा करोगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम तो मेरे सबसे ज्यादा भरोसे वाली लड़की थी जिसके ऊपर मैं आँख बंद कर भरोसा कर सकती थी। तो लिटिल फेरी कहती है, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और इसकी जो भी सजा होगी मैं वो सजा हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। तो मास्टर कहती है कि सजा हैंडल करोगी, सजा हैंडल कर लोगी। तो यहाँ पर जितने भी हमारे सारे एंसेस्टर मर चुके हैं तुम उनके पास जाओ और उनके कब्र के सामने जाकर ये कसम खाओ कि तुम इस बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर दोगी और इस बच्चे को मार दोगी और इसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम इस आइस इमोर्टल पैलेस को कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तुम यहाँ से बाहर कदम भी नहीं निकालोगी। क्या तुम ये कर सकती हो? तो ये सुनकर यहाँ पर लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि मेरे बच्चे की हालत तो वैसे भी काफी ज्यादा खराब है, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया जा रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं मार सकती क्योंकि जो मैंने किया है वो गलती मेरी है। आप इस बच्चे को क्या सजा देना चाहती हैं? बस इसको जिंदा छोड़ दीजिए। आप जो भी करने को कहेंगी मैं वो सब करूँगी, हर एक चीज को करूँगी, आँख बंद करके करूँगी। जो सजा देनी है और जो कुछ भी करना है वो कर लीजिएगा, पर इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो ये सुनकर मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मास्टर कहती हैं कि तुमको कुछ ज्यादा ही नाटक चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी तुम इस बच्चे को कभी जन्म नहीं दे सकती क्योंकि जो तुमने गुस्से में इतनी ज्यादा पावर को यूज किया था उस वजह से जो तुम्हारे वोम है, मतलब कि जो तुम्हारी कोख है वो इतनी ज्यादा ठंडी पड़ गई है कि कोई बच्चा वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत होगा महीने भर के अंदर, अगर वो जिंदा होगा तो मारा जाएगा। अगर तुम्हें उसको बचाना है तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तुम्हें कोई गर्म जगह चाहिए जहाँ पर तुम्हारे बच्चे के बचने के चांसेस हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तुम इसको मारो या नहीं मारो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कभी जिंदा तुम्हारे अंदर से बाहर निकल नहीं पाएगा, वो मर ही जाएगा। ये सुनने के बाद जो लिटिल फेरी होती है उसकी जो आइस की पावर थी वो उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है ताकि वो अपनी सारी आइस पावर को खत्म कर देगी, तो चांस होगा उसके बच्चे के बचने का। तो ये सुनकर उसकी जो मास्टर होती है एकदम परेशान हो जाती है कि युंची ने कौन सा जादू तुम्हारे ऊपर कर दिया है कि तुम अंधी हो चुकी हो उसके लिए। तुम्हें कुछ भी समझ में क्यों नहीं आता? हम तुमको कितना भी समझाने की कोशिश कर लें तुम्हारे दिमाग में कोई बात बैठी नहीं रही है। आखिर उसने तुम्हारे
ऊपर कैसा जादू चला दिया है, बल्कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी जान और अपनी पावर त्यागने के लिए तैयार हो, उस बच्चे के लिए जिसका बच पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, उस युंची के लिए जो कि अब तक मर भी गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें क्या घोरकल पिला दिया। तुम होश में क्यों नहीं आ रही? तुम्हें समझना चाहिए कि अभी सिचुएशन कैसी है। तो लिटिल फेरी कहती है कि उसने मुझ पर कोई जादू नहीं किया, ना ही उसने मुझे कोई फोर्स किया। उसने मुझसे कुछ नहीं लिया, बल्कि मुझे बहुत कुछ दिया है। इतनी प्यारी मेमोरी दी है जिसको चाहकर भी मैं कभी भुला नहीं सकती। कई बार मेरी जान खतरे में आई थी, पर मुझको बचाने वाला अकेला वही था। उसने मुझसे कुछ नहीं लिया है, बल्कि उसने मुझे बहुत सारी प्यारी मेमोरी दी है जिसको मैं चाहकर भी भुला नहीं सकती। कई बार मेरी जान खतरे में गई है, मुझको बचाने वाला अकेला वही इंसान था। अगर उसने मुझे नहीं बचाया होता तो आप जिस लिटिल फेरी को अपनी आंखों से देख रही हैं, वो कब का मर गई होती। वो हर बार अपनी जान कर खिलकर मुझे बचाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही था। उसने मुझे एहसास कराया पहली बार की प्यार का मतलब क्या होता है। इस आइस इमोर्टल पैलेस में रहते हुए प्यार होता क्या है, एक लड़की की फीलिंग्स क्या होती है, उसको किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए, वो सब मैं भूल चुकी थी। मुझे बस कल्टीवेशन याद था, पर इस दुनिया में किस तरह से जी जाता है, लड़की होती क्या है, ये मुझे सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि युंची ही था। उसने मुझे प्यार का एहसास कराया, किस तरह से जिंदगी जी जाती है, और हर एक चीज का एहसास कराया। सिर्फ एहसास ही नहीं बल्कि वो मुझे फील भी करवाया। जब तक मैं कुछ समझ पाती मैं क्या कर रही हूँ, तब तक मैं बहुत आगे निकल चुकी थी उस युंची के प्यार में, और वहाँ से लौटकर वापस आ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और अब मैं यहाँ पर युंची को कभी भी नहीं भुला सकती, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक गुजरना क्यों न पड़े। रैंकिंग बैटल में बस मैं इसीलिए आई थी कि मैं आखिरी झलक युंची को देख पाऊँ, मुझे बस उसको देखना था। तो ये सुनने के बाद उसकी जो मास्टर होती है वो इतना गुस्सा होती है कि उसको 2 थप्पड़ खींचकर मारती है कि सर मानी चाहिए तुम्हें, मेरे सामने होकर इस तरह की बातें कर रही हो। बचपन से आज तक की जितने भी हमारे इस फ्रोजन और इमोर्टल पैलेस की जो लड़की है, उनको ये सिखाया जाता है कि जो प्यार होता है वो सबसे खतरनाक और डेडलीस्ट पॉइजन होता है इस दुनिया का, जो कि इंसान को बर्बाद करके रख देता है। और तुमने वही पॉइजन पी लिया। मुझे तो पहले इस बात पर यकीन भी नहीं था, लेकिन मुझे अब जाकर इस बात पर यकीन हो गया है कि जो एंसिस्टर कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। जो पॉइजन तुमने पिया है उसका शायद एंटीडोट इस दुनिया में है ही नहीं, तभी तुम इस तरह की हरकत कर रही हो। तुमने जो किया है देख लेना, तुम उसके लिए रिग्रेट करोगी, ऐसा रिग्रेट करोगी कि इसके बाद तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो लिटिल फेरी कहती है कि मास्टर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो किया है मैं उसके ऊपर कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगी। मैंने ये किया है, मैं प्राउडली बता सकती हूँ कि मैंने ये किया है कि हाँ मैंने युंची से प्यार किया है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे इससे ज्यादा किसी और चीज पर प्राउड फील नहीं होगा जितना कि मैं इस पर कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको निराश किया है, मैंने सबको निराश किया है और अपने सेक्ट को भी धोखा दिया। इन सब के लिए मैं सजा की हकदार हूँ और मुझे इस चीज का अफसोस भी है, लेकिन जो मैं कर चुकी हूँ मैं उसको न कभी वापस ठीक करना चाहती हूँ और ना ही करूँगी। मैंने अगर ये जाना होता कि युंची अभी तक की जिंदा है तो मैं इस बच्चे को छोड़ने के बारे में सोच भी सकती थी। और अब जब युंची मुझे छोड़कर जा चुका है तो बस उसकी एक ही निशानी मेरे पास बची है, जिसको छोड़ने के बारे में, जिसको खत्म करने के बारे में मैं कभी भी नहीं सोच सकती। चाहे मैं मर जाऊँ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बच्चे को बचा कर रहूंगी। वो लड़की कह रही थी कि ऐसी इमोर्टल पैलेस भाड़ में जाए, अगर मेरी जान भी जाने वाली होती है, अगर आप मुझे यहाँ पर मार भी क्यों न डालें, तो मैं आखिरी दम तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश जरूर करूंगी। और उसी को बचाते हुए अगर मैं मर भी गई तो गर्व से मर जाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका दिमाग एकदम ज्यादा खराब हो गया था। वो उससे कह देती है कि ठीक है कि लिटिल फेरी, आज से तुम हमारे इस आइस इमोर्टल पैलेस की डिसाइबल नहीं हो। मैं तुम्हें अपने डिसाइबल की पोजीशन से रिजेक्ट करती हूँ, तुम मेरी डिसाइबल नहीं हो और अब मेहरबानी करके हमारे आइस इमोर्टल पैलेस से दफा हो जाओ। गलती से भी मेरी आंखों के सामने नजर मत आना। इस महल को छोड़कर चली जाओ, इस आइस इमोर्टल पैलेस को छोड़कर चली जाओ, इस पूरे ईस्ट स्टेशन को छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर कहीं भी नहीं देखना चाहती। आज से तुम्हारे और हमारे कनेक्शन वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। लिटिल फेरी जो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर आपने मुझे हर एक चीज सिखाई है, बचपन तक से आज तक यहाँ तक बड़ा किया, मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया। जो माँ अपने बच्चे को प्यार करती है वैसा ही प्यार दिया, फिर भी मैंने आपको धोखा दिया। जिस चीज के लिए जो मैंने गलती की है उसकी सजा मुझे भुगतनी चाहिए। और अगर आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती तो ठीक है, अब मैं आपको और ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। तो मास्टर भी कहती है कि हाँ मैं भी वही कह रही हूँ कि निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी भी जिंदगी में, चाहे जब तक कि मेरी जान बची हो या नहीं, मुझे अपनी शक्ल दिखाने के लिए मत आना। ना मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, ना कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, और तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमें धोखा दिया है, तुम यहाँ से निकल जाओ। लिटिल फेरी एकदम उदास हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से जाने को तैयार हो जाती है। वो मास्टर कहने लग जाती है कि आज से जो तुम्हारी लिटिल फेरी की पोजीशन थी वो चेंज होती है, वो मिलती है किनयी को, क्योंकि लिटिल फेरी जो होती है वो टॉप 7
की हेड थी और अब यहाँ पर किनी ही बन जाएगी टॉप 7 फेरीज की हेड मास्टर। मास्टर ये भी ऑर्डर देती है कि 3 साल के लिए तुमने हमारे आइस इमोर्टल पैलेस को तुम्हारे लिए सील कर दिया जाएगा। कोई भी यहाँ से ना बाहर जा सकता है और न ही कोई अंदर और न ही कोई बाहर का अंदर आ सकता है। कोई भी जो गेस्ट होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 3 साल के लिए हमारा आइस इमोर्टल पैलेस पूरी तरह से शट डाउन होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि एक भी परिंदा यहाँ से उधर उधर चला जाए। तो इसके बाद हम उस डीमन टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो डीमन मौजूद था और वहीं पर हम युंची को देख पाते हैं जो कि बेहोश था, मर गया था। ये तो हमें नहीं दिखाया गया कि असल में उसके साथ क्या हुआ और इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।